Hello students, a very good evening to everyone and welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। आज हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के कौन कौन से प्रकार थे, वो हम लोगों ने कल की क्लास में अच्छे से किए हैं। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किस तरीके से जो है आप रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं रिसर्च की, जिनको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हमारी रिसर्च जो है वो आइडियली कंडक्ट हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। ओके, विशेषताएं, अनुसंधान की विशेषताएं आज का टॉपिक है आपका। उसके अंदर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिविटी। जो रिसर्च जो होती है उसका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि व्हाई आर यू गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च। ठीक है, जो रिसर्च जो होती है उसकी एक ऑब्जेक्टिविटी होती है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, उसके अंदर कोई बाइसनेस नहीं होने चाहिए। जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो रिसर्च के अंदर, जो भी सैंपल आप उठा रहे हो, जो डेटा कलेक्शंस का जो काम है वो क्या होना चाहिए, विदाउट बाइसनेस। कि ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च करी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो जो डेटा आप उठा रहे हो वो किसी और चीज से रिलेटेड हो, किसी और फील्ड का वो डेटा हो, तो वो जो है इसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सटीकता। सटीकता मतलब कितना हम उस चीज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स कि इजीली ट्रस्टेबल, कि जो भी रिसर्चर आया है, नेक्स्ट जिस भी रिसर्चर ने पहली रिसर्च करी है, उसके बाद अगर फर्दर कोई भी इन्वेस्टिगेटर आ रहा है सेम उसी टॉपिक को लेके, तो वो जो रिसर्च उसने करी है वहां से अगर उसके डेटा को वो रीड करता है या रिसर्च के बारे में वो थोड़ा सा जानकारी लेता है, वो जो रिसर्च है आपकी क्या होनी चाहिए, इजीली ट्रस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। रिलायबल आपकी होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, रिलायबल का मीनिंग क्या होता है, वैसे हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हैं, हम कहते हैं ये जो ब्रांड है वो क्या है, आपकी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो सेम केस जो है आपका रिसर्च के साथ है कि हम वही चीज़ बार बार यूज करते हैं, बिकॉज हमें पता है उस चीज़ का आउटपुट, उस चीज़ का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। तो सेम है रिलायबिलिटी के अंदर भी क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च करते हो किसी टॉपिक को लेकर, तो रिलायबिलिटी के अंदर है कि उसके अंदर आपने कुछ मेजरमेंट्स करी, आपके बाद कोई फर्दर इन्वेस्टिगेटर आया है, उसने भी सेम रिसर्च वाले टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, कुछ फाइंडिंग्स उसने निकाली हैं, उनको एनालिसिस किया है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो जो रिजल्ट निकल कर आया है पहले वाले रिसर्चर का और जो नेक्स्ट फर्दर जो इन्वेस्टिगेटर आया है उनका, वो क्या होना चाहिए, सिमिलर। मतलब एक तरीके से रिपीट हो सकता है, एग्जैक्टली वही होना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए रिसर्च को हम बोलते हैं, इसकी विशेषता के अंदर हम लोग लिखते हैं कि रिसर्च जो होती है वो आपकी रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स रिलायबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बार बार जब भी आप रिजल्ट मेजर करते हो इसके अंदर वो एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो पहले आपका था, ठीक है। तो इस रिलायबिलिटी का मीनिंग है ये आपका, मेजरमेंट्स विल बी सिमिलर एंड रिलायबल होंगी, वही चीज को वो मेजर करेगा, किसी और चीज को मेजर करके नहीं देगा। फिर आपकी आती है वैलिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैधता। वैलिडिटी को हम लोग बोलते हैं वैधता। हम लोग कहते हैं ना कि जो भी आपने इस चीज के अंदर, रिसर्च के अंदर जो भी आपने डेटा उठाया है वो क्या होना चाहिए, एक वैलिड डेटा होना चाहिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च, देन द डेटा मस्ट बी वैलिड। जो डेटा आपने उठाया है इट मस्ट बी फिट इनटू द रिसर्च टॉपिक, उससे रिलेटेबल होना चाहिए। जो भी आपने टूल्स यूज करे हैं मेजरमेंट के लिए, जो भी आपने मटेरियल यूज किया है, जो भी आपने मेथड यूज करा है, वो क्या होना चाहिए, उसी रिसर्च के लिए वैलिड होना चाहिए। तो जो रिसर्च है आपकी, इट मस्ट फॉलो द वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो रिसर्च है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, वैलिडिटी को जरूर उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर होता है कि
जो रिजल्ट आपका निकल कर आया है, जो फाइंडिंग्स आपकी आई हैं रिसर्च की, जो भी आपने फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, दैट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट एंड दैट मस्ट बी वेरी क्लोज टू द रिजल्ट। कि जो इससे पहले जो रिसर्चर था ना, उसने उसी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ तो रिसर्च किया ही होगा। उससे पहले भी कुछ अलग एक टॉपिक के ऊपर, पता है आपको कि आज अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे रिसर्चर्स निकल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी फाइंडिंग्स रही है, उसके साथ में जो भी रिसर्चर करने जा रहा है नेक्स्ट रिसर्च उस टॉपिक पे, वो उसके नियर नियर होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब उसके वेरी क्लोज होना चाहिए, वेरी क्लोज टू देयर रिजल्ट्स। तो एक्यूरेसी तभी मानी जाएगी अगर वो काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को उनको जो भी है एनालिसिस करके दे रहा है, अपनी रिपोर्ट जो वो बनाता है, दैट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट। पहले वाली जो रिसर्च है उनके नियर वो लाई करेगी। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिबिलिटी, कि कोई ना कोई रिसर्च जो होता है वो उसको जरूर कंडक्ट करता है, तो क्रेडिबिलिटी जो है वो जरूर इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट आपका आता है जनरलाइजेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण। इसका मतलब होता है सामान्यीकरण, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक सिर्फ सैंपल लेते हैं, उस सैंपल से आप क्या करते हो, होल को जज करते हो। ठीक है, फ्रॉम सैंपल just a second, from sample to whole। ठीक है, फ्रॉम सैंपल टू होल आपका आता है। ठीक है ना, ये जो है आपका रिसर्च की एक विशेषता है कि वो जो है वो सामान्यीकरण, मतलब एक सैंपल से आप होल को जज कर सकते हो। इसका एग्जांपल है काफ़ी अच्छा खासा, कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जाते हो विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि किसी पर्टिकुलर क्लास के 9th क्लास का कोई बच्चा है, उसके 4-5 बच्चों को आपने उस क्लास के अंदर आपने विजिट करी, 4 से 5 बच्चों को आपने देखा, एंड यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद देम। तो आप क्या देखते हो कि वो सारे के सारे बच्चे ना इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में कोई भी बच्चा जो है वो बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक जनरलाइजेशन आप निकाल सकते हो कि दिस इज़ फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। वाई? बिकॉज आपका यहाँ पे क्या है, सैंपल से आपने होल को अप्लाई कर दिया, कि आपको सिर्फ 4-5 बच्चों का ही पता था, उन 4-5 बच्चों से ही आपने पूरे के पूरे स्कूल को जज कर दिया कि ये 4-5 बच्चे ना फुल्ली इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो 4-5 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा स्कूल जो होगा वो क्या होगा, आपका फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, तो जनरलाइजेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि सैंपल से होल तक आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो। नेक्स्ट आपके सामने है इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल रिसर्च क्या होती है आपकी, इंपीरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। इंपीरिकल के अंदर देखो ई आ रहा है ना, यू कैन सी ई, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हो, एक लर्निंग आपकी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, कि ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस एज वेल। इंपीरिकल तो है ही, है ना, इंपीरिकल के साथ साथ आपका क्या है, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो जो इंपीरिकल जो रिसर्च आपकी होती है, ये क्या होती है, आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। इसको याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक है एक्सपीरियंस। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की एक तरीके से देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन उनका करते हो, और फिर आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हो। तो सिस्टमैटिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक, बिकॉज रिसर्च जो है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती है। ओके, इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से आपको वो 6 to 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ मेनली आपके 7 स्टेप्स जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और बहुत बार पूछे गए हैं PYQs के अंदर। तो सिस्टमैटिक रिसर्च जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होने चाहिए। पहले आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हो, देन सेकंड, देन थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6 और फिर लास्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सीधा सेकंड से 5 की तरफ मूव कर गए तो रिसर्च जो होगी वो आपकी काम नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपके लेग पॉइंट्स आएंगे, उसके अंदर फाइंडिंग्स जो होंगी वो आपकी एक्यूरेट नहीं निकलेंगी। ओके, तो रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होने चाहिए।
कंट्रोल फैक्टर आते हैं फिर उसके बाद में। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। तो जो रिसर्च आपकी होती है तो ये इसको कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं जो इस रिसर्च को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल फैक्टर्स में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, उसके अलावा मॉडरेटर वेरिएबल्स आपके होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और ये मेनली कहाँ यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। कल हम लोगों ने किया था ना एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कि जो ये रिसर्च आपकी होती है एक्सपेरिमेंटल, ये क्या होती है, एक तो कोज एंड इफेक्ट को इसमें रिलेशनशिप देती है। सेकंड आपका क्या किया था, अंडर द कंट्रोल सिचुएशन, एक हमने पर्टिकुलर इसको एक वर्ड से भी याद किया था कल। ये जो रिसर्च आपकी होती है ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अंडर कंट्रोल सिचुएशन ये कंडक्ट कराई जाती है। तो जो कंट्रोल सिचुएशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर द कंट्रोल्ड फैक्टर्स। ओके, कंट्रोल्ड फैक्टर्स में भी आपके कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स आपके आते हैं। देन साइक्लिकल होती है रिसर्च जो होती है वो आपकी क्या होती है, साइक्लिकल होती है। मतलब उसको जिस प्रॉब्लम से आपने शुरू किया था ना उसी प्रॉब्लम से आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा सॉल्यूशन से। कि सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रॉब्लम ली थी रिसर्च के लिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो जो प्रॉब्लम है आपने जो ली थी फर्स्ट टाइम, उसी प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, सॉल्व करके देना है। तो वो जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइक्लिकल विशेषता इसकी, ठीक है, चक्रीय विशेषता हो जाएगी अनुसंधान की। जिस प्रॉब्लम से शुरू किया उसी प्रॉब्लम पे खत्म किया। और इसके अंदर एक आपने कल पढ़ा था एक्शन रिसर्च भी हमने किया था इसमें, जिसमें एक साइकिल था PAOR, कुछ ऐसे करके आपका एक साइकिल था PAOR। तो वो क्या था आपका, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। वो क्या है आपका साइक्लिकल प्रोसेस था, एक साइकिल था जो कि एक्शन रिसर्च के अंदर यूज होता है। तो मतलब कोई ना कोई रिसर्च ऐसी होगी कि जिसके अंदर साइक्लिकल भी होगा, ठीक है। कंट्रोल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आते थे, वो सब आपको करने हैं। विशेषताओं के अंदर लॉजिकल है, लॉजिक मतलब कुछ ना कुछ उसका तर्क आधारित होने चाहिए, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए। रेप्लिकेबल, जो रेप्लिकेबल जो वर्ड है ना, यू कैन लर्न इट विद द रिलायबिलिटी। ओके, जो रेप्लिकेबल वर्ड है और जो रिलायबिलिटी है, दे आर बोथ यू कैन से सिमिलर, आइडेंटिकल। कुछ रेप्लिकेबल में क्या करते हो, आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हो। उन जो आपकी फाइंडिंग्स निकल कर आई है ना रिसर्च को लेके, वो क्या है कि आइडेंटिकल हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, जो पहले वाला जो रिजल्ट निकल कर आया था उसी की कॉपी भी हो सकती हैं। ये चीज़ तो हमने रिलायबिलिटी में भी किया था कि अगर कोई रिसर्चर है वो पहले से ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करके जा चुका है, उसके बाद अगर हम लोग भी रिसर्च करते हैं उसी टॉपिक को लेके, तो वो क्या होना चाहिए, रिजल्ट जो है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो यही चीज़ आपका रेप्लिकेबल बोल रहा है। लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर क्या है कि जितनी बार आप उसको मेजर करोगे वो उसी चीज़ के नियर नियर जो भी है आपको रिजल्ट देगा। और रेप्लिकेबल भी आपका इसी का एक पार्ट है रिलायबिलिटी का, कि उसके अंदर लेकिन ये बताया गया है कि इसके अंदर प्रॉपर बिल्कुल कंप्लीट कॉपी भी हो सकती है रिसर्च। जो पहले वाली जो फाइंडिंग्स निकल के आई है ना, उन्हीं फाइंडिंग्स का बिल्कुल रेप्लिकेट हो सकता है। रेप्लिकेबल को जो है आप लोग याद रख लेना कॉपी के नाम से, ठीक है ना। एक कॉपी नाम का वर्ड है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो कि रेप्लिकेट मतलब री, यहाँ पे भी री का कंसेप्ट आ रहा है, देख सकते हो आप, री दोनों में आ रहा है ना, री मतलब रिपीट, और एक यहाँ पे भी आपका री आ रहा है, तो दोनों में री री आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन PYQ से अगर आप उठाओगे, या नेक्स्ट भी आपका जो जून वाला सेशन है उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो वो सिमिलर, आइडेंटिकल, रिपीट चीज़ें अगर हो रही हैं, वो आपका क्या है, रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबल से आपका रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम छोटे छोटे से पॉइंट्स में सिर्फ वन वर्ड में हम इनको याद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई चाहता है कि आजकल स्मार्ट तरीके से चीज़ों को याद किया जाए। तो इसके अंदर जो विशेषताएं हैं आपकी, सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव जो किए थे, सिस्टमैटिक के अंदर हम लोगों को याद रखना है स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर जो है आपकी ये रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है। यू कैन सी
ये आपका है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि रिसर्च जो होती है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए, मिनिमाइजिंग द बाइसनेस। हमने किया था कि बाइसनेस नहीं होने चाहिए, तो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई भी बाइसनेस नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिनिमाइजिंग द बाइसनेस, कि रिसर्च किसी और टॉपिक को कर रहे हो, डेटा किसी और चीज़ का उठा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। कोई किसी तरीके का जो चैलेंज जो है वो नहीं इसके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है इम्पीरिकल। इम्पीरिकल को अभी हमने किया। रियल वर्ल्ड डेटा, रियल का मतलब है कि बिल्कुल वास्तविक चीज़ें होंगी, तो वास्तविक चीज़ों से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस। रियल वर्ल्ड डेटा से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फिर, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस। उसके बाद रेप्लिकेबल है, कैन बी रिपीटेड। इसको हमने अभी भी लर्न किया। रेप्लिकेबल मतलब रिपीटेड, ठीक है, रिपीट होती है। री वर्ड जो आ रहा है ना आपका, वो रेप्लिकेबल के लिए दोनों जगह री यूज किया जा रहा है, तो एक बार वो रिपीट के लिए हो रहा है। लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्वॉल्व्स द रीजनिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। कि लॉजिकल का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसको तर्क आधारित होना चाहिए, कुछ रीजन उसका होना चाहिए रिसर्च को करने का, कि क्या लॉजिक है उसके पीछे। इनोवेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्वेंशंस करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ रचनात्मक हम लोग करते हैं, तो वो आपका क्या है, इनोवेटिव रिसर्च का एक विशेषता है। न्यू नॉलेज हम लोग डेवलप करते हैं, न्यू एप्लीकेशन के लिए हम लोग, यू कैन से इनोवेटिव जो है इसकी एक विशेषता है। उसके बाद एथिकल है। एथिकल के अंदर हम लोग करते हैं ना एथिकल, कुछ एथिक्स है हमारे, कुछ मूल्य हैं लाइफ को। आप जो भी हैं बड़े बड़े इंसान, जो महान इंसान रहे हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एथिक्स थे उनके, कुछ मूल्य थे लाइफ को लेके। रिसर्च के अंदर भी क्या है कि एक इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंटीग्रेटी एकीकृत होना चाहिए। ऑनेस्टी, जो भी रिसर्च करने जा रहा है उसको अपना काम जो है पूरी लॉयल्टी के साथ करना है। एंड रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। प्लेगरिज्म तो वैसे अलाउड नहीं है, आप लोगों को पता है कि प्लेगरिज्म जो है वो उसके 3-4 लेवल जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं। लेवल 1 0 तक तो कुछ नहीं होता है, लेवल 1 2 3 4 जो भी है उसमें 6 मंथ तक जो है वो रिसर्चर को बैन कर देते हैं कि आप 6 महीने तक अपना पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा अगर लेवल 2 को उसने क्रॉस किया है, किसी और का डेटा उसने चुराया है, तो उसके बाद लेवल 2 1 जिस तरीके से अगर उसने किया है क्रॉस, तो उसको 2 साल तक के लिए पेपर पब्लिश करने को उसको रोक देते हैं, उनको एक पेनल्टी लगती है उनके ऊपर। ओके, तो ये जो है एथिक्स के अंदर आते हैं कि रिसर्च जो है वो आपकी, और रिसर्च एथिक्स के नाम से हमारा एक टॉपिक भी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आपकी, उसके अंदर हम लोग जरूर करेंगे रिसर्च एथिक्स, और उसमें पढ़ेंगे अच्छे से रिसर्च एथिक्स क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से कर लेना, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कंट्रोल के अंदर क्या था, अभी हमने किया था, स्पेशली इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च आपकी होती है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ओके, फिर आपका आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब होता है कि आप क्वांटिटी कितना उठा रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी, हाउ मैनी, क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच। ओके, एंड क्वालिटेटिव मतलब एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वालिटी बताता है उसकी। दिस टेल्स अबाउट हाउ मैनी। ओके, एंड डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है, सिर्फ क्वालिटी वो बताता है उसकी, रिसर्च की कैसी उसकी क्वालिटी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर आपके है लास्ट वेरीफेबल। एक वेरीफेबल होती है और एक फॉल्सिफिएबल होती है, ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो। फाइंडिंग आर बैक्ड बाय द डेटा एंड कैन बी कंफर्म्ड। ओके, एक फॉल्सिफिएबिलिटी और है, ये भी इसके अंदर आप ऐड कर लेना, फॉल्सिफिएबिलिटी। फॉल्सिफिएबिलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, फॉल्सी वर्ड से ही दिख रहा है आपका, फॉल्स मतलब झूठा, तो फॉल्सिफिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिसर्च जो होती है उसको डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, किसी और के थ्रू जो है उसको डिस्प्रूव भी किया जा सकता है एक तरीके से। कि तभी तो हम लोग नेक्स्ट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कि पहले वाली रिसर्च के अंदर कुछ लिमिटेशंस लगी, कुछ कमियां लगी हमें, तो वेरीफिएबल तो है ही, उसको आप लोगों को वेरीफाई करना है। फाइंडिंग जो होती है ना, दे आर बैक इन एंड
डेटा कैन बी कंफर्म, कि उसको आप ना वेरीफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये रिसर्च है या नहीं है टॉपिक को लेके। और एक आता है आपका फॉल्सिफिएबिलिटी। फॉल्सिफिएबिलिटी के अंदर आता है डिस्प्रूव कर सकते हो, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। इसका मतलब फॉल्स का मतलब झूठा, फॉल्स मतलब ट्रू फॉल्स करते हो ना आप लोग, तो डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। जो रिसर्च की जो थ्योरी आपने डेवलप करी है, इट कैन बी डिस्प्रूवन ऑल्सो। उसके बाद रेप्लिकेबिलिटी इन्होंने थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रखा है कि चीज़ें जो है देखो यहाँ से और फिर वापस आ रही है, तो मतलब वो रिपीट हो रही हैं। ओके, ये हमने बहुत बार कर लिया, रेप्लिकेबल कॉपी वर्ड से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपकी है, हिंदी में बता रखी है सेम चीज़ें, अनुसंधान की विशेषताएं, शोध की विशेषताएं क्या क्या है। एक चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। और एम्पेरिकल मतलब अनुभव, अनुभव हमने किया था अभी भी, एक्सपीरियंस बेस होता है। रेप्लिकेबल पुनरावर्त, दोबारा से दोहरा सकते हो उनको। तार्किक और आलोचनात्मक, लॉजिकल एंड क्रिटिकल, तार्किक होना चाहिए, अभी हमने किया था तर्क और इन सबको शामिल करता है। इनोवेशन है कि नए नए विचार, इनोवेशन मतलब नए नए क्रिएशन करना, नए नए विचार लेकर आना। एथिकल मतलब नैतिक मूल्य, अभी हमने किया ना, कुछ मूल्य होते हैं तो ईमानदारी से होने चाहिए, सत्यनिष्ठा से होने चाहिए, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जरूर होने चाहिए, कि जो भी रिसर्चर पहले वाला है या मेरे साथ में जो लग के कर रहा है, उनके आपस में एक तरीके से रिस्पेक्ट होने चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन के अंदर होने चाहिए। क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक, कितनी क्वांटिटी आपने यूज करी है, सैंपल जो उठाते हो आप, सपोज किसी स्कूल के अंदर गए हो, किसी कॉलेज के अंदर, या फिर आप बोल लो किसी एरिया के अंदर पर्टिकुलर, किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आपने उठाया है, तो वहाँ से आपने ये लिखना है कि वहाँ से हमने कितने बच्चों के ऊपर जो है रिसर्च किया। क्वांटिटेटिव मतलब इतना सैंपल था हमारा, 50 जो है बच्चों के ऊपर किया है, या 40 जो है वहाँ के जो भी रहने वाले हैं, रेजिडेंशियल जो एरिया है वहाँ के जो भी पर्सन्स हैं, उनका आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो वो क्वांटिटी को बताता है। एंड क्वालिटी में क्या होता है, उसका थोड़ा सा गुणों के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताता है, अच्छी बुरी, लॉन्ग शॉर्ट, इस तरीके से वो क्वालिटी के बारे में बताता है। छोटे बच्चों पे रिसर्च करी गई है ऐसे। लास्ट आपका था वेरीफेबल, वेरीफेबल को हमने अभी भी किया, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसके साथ हमने एक और किया था फॉल्सिफिएबल, फॉल्सिफिएबल को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रूव भी कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है, झूठ उसको सिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद आपके आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। एक रिसर्च का ना प्रोसेस होता है, अभी अभी हमने किया ना, रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिकली होनी चाहिए। अब सिस्टमैटिकली हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसेस होगा उसको कंडक्ट करने का। तो रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है रिसर्च, और उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, सिस्टमैटिकली वो हमें फॉलो करने होते हैं। क्योंकि मेनली जो है आपसे एग्जाम के अंदर 7 स्टेप्स के अंदर, वैसे तो देखो किसी ने 7 भी करे हैं, किसी ने 8 में, किसी ने 9 में, उन्होंने क्या कर दिया, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो उनके स्टेप्स है ना, एक ही स्टेप को उन्होंने छोटे छोटे ए और बी में करके उन्होंने डिनोट करा है, लेकिन मेनली जो है आपके 7 स्टेप जो है वो आप उनको लर्न कर सकते हो। सिर्फ 7 स्टेप से आपके, ये यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये 7 स्टेप्स हैं आपके। फर्स्ट जो है आपका, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है। रिसर्च की जो है वो प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। देन उसके बाद जो है आपको बताना है, ठीक है, कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब इससे पहले क्या क्या रिसर्च हुई है, रिव्यू लेते हैं हम। आपसे पहले जो भी रिसर्चर आए हैं ना, उनका हम क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं कि हमसे पहले जो भी रिसर्चर आए हैं उन्होंने इस टॉपिक को लेके क्या क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं। तो सेकंड जो है, क्योंकि देखो आप जब किसी पर्टिकुलर रिसर्च को लेके अगर आप करना चाह रहे हो, किसी टॉपिक को लेके आप काफ़ी क्यूरियस हो कि मेरे को इस टॉपिक को लेके रिसर्च करनी है, तो पहले तो आपको वो टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, उस टॉपिक को आपको बताना पड़ेगा कि क्यों चूज़ किया आपने, मेरी क्या प्रॉब्लम थी इस टॉपिक के अंदर, मुझे क्या प्रॉब्लम लगी कि जिनको मैं सॉल्यूशन निकाल के दे सकता हूँ, तो वो प्रॉब्लम आ गई। फिर आपने उनसे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं, जहाँ से मिलता है रिसोर्स आपको, उनको आप देखते हो, उनको एक आप थोड़ा सा
गो थ्रू आप वहां से होते हो। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बोलते हैं प्रेडिक्शंस, अनुमान लगाना। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमान लगाना, कि आपने इसका पढ़ा, उसके बाद आपको क्या पता चला कि थोड़ा सा जो है ना, मैं इस रिसर्च को लेके ये अनुमान लगा सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वो क्या था, सिर्फ आपका हाइपोथेसिस था, आपने बताया कि हाँ मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकती हूँ। तो आप क्या करोगे फिर नेक्स्ट में, उनका डिजाइन बनाते हो कि मैंने तो अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया है, अब मैं क्या करूँगी उसके ऊपर डिजाइनिंग का मैं काम, हम लोग काम करते हैं कि हमने किस तरीके से डिजाइन करना है अपनी रिसर्च का, जो हमने फाइंडिंग्स जो हमने निकाली हैं या जो भी रिपोर्ट हम लोग रेडी करेंगे, उस तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा ऐसा प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो कई जगह आपको मिल जाएगा, डेटा कलेक्शन मिल जाएगा, डेटा एनालिसिस मिल जाएगा। तो यही जो 7 स्टेप्स है उनको ये 9 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इन्होंने मर्ज कर दिया रिसर्च डिजाइन के अंदर, जो है आपका कि आप डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा को कलेक्ट करके फिर आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं आपकी, डेटा कलेक्ट हो गया और डेटा का आप लोगों ने क्या किया है, फिर एनालिसिस किया है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका है फिर 5th स्टेप है, यू कैन सी कैरी आउट रिसर्च एज प्लान। जैसा आपने डिजाइन बनाया था ना, उसी के बेस से फिर आपको अपनी रिसर्च को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। कि हमने जो है रिसर्च का ये डिजाइन बनाया है, इस तरीके से हम ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिसर्च को जिस तरीके से हमने डिजाइन किया गया है वैसे ही इसको प्लानिंग फॉर्म में लेकर आएंगे। एनालिसिस करोगे, फिर आप पूरी की पूरी रिसर्च को एनालिसिस करते हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो। आपको थोड़ा डाउट होगा कि ये तो 4th स्टेप में भी आया था एनालिसिस का प्रोसेस, तो वहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया था, डेटा को एनालाइज किया था, जो आपने सैंपल उठाया था ना सिर्फ उसको। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी रिसर्च को आप एनालाइज करते हो कि मैंने कहाँ से डेटा उठाया है, कैसा मेरा डिजाइन था, क्या जैसे मैंने डिजाइन बनाया था वैसे ही मेरी जो प्लानिंग है वो चल रही है, क्या जैसे मैंने हाइपोथेसिस लगाए थे कि ये वाला ऐसे अनुमान जो मैंने लगाया था, क्या वैसे ही मेरी रिसर्च जो है वो इज इट गोइंग ऑन और नॉट। तो वो चीज़ें आपकी एनालिसिस के अंदर है। लास्ट में आप क्या करते हो, फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनाते हो कि मैंने ये रिसर्च करी है और ये मेरी रिपोर्ट है। ओके, तो वो जो है आपकी 7 स्टेप के अंदर आती है। रिपोर्ट्स में आप लोग लिख सकते हो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो डेटा आप इंटरप्रेट करते हो, वो सब चीज़ें आपकी 7th पॉइंट के अंदर आप लोग ऐड करके लिखते हो। नेक्स्ट यू कैन सी, अब एक एक स्टेप को इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ये वाला स्टेप कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर रखा है जो जो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है ना आपकी प्रॉब्लम थी कि आप पहले प्रॉब्लम को एक तरीके से पहले आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हो। रिसर्च का जो टॉपिक है आपका, इट इन्वॉल्व्स द रिसर्च क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए, आपने किसी टॉपिक को लेके रिसर्च करी, तो आप पहले उस टॉपिक को ही देखते हो कि आपने सपोज कीजिए कि आपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के ऊपर और नॉन विजुअली इंक्लूसिव एजुकेशन और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बीच में जो है आप उनके लर्निंग आउटकम्स को पढ़ना चाहते हो। वो क्या है, आपका रिसर्च का एक टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी जो आपको करनी पड़ी, तो पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे उसके ऊपर। ये मेरा टॉपिक है कि विजुअली इम्पेयर्ड और नॉन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला आप रिसर्च का क्वेश्चन क्या लिख सकते हो उसके अंदर, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही है इसके अंदर। ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन जो है नॉर्मली लगा के चलिए कि आपके पास आपके माइंड में होने चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये निकल कर आया है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड के और नॉन विजुअली के, क्या वो सिमिलर हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो सकता है। सेकंड, क्या 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 चैलेंजेस आ रहे हैं उन दोनों के सामने। थर्ड क्या है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है क्या वो सिमिलर है दोनों की, और अगर वो सिमिलर है तो वो किस तरीके से जो है वो इम्पेक्ट कर रही है दोनों की, क्योंकि दोनों बच्चे जो है वो सिमिलर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए वो जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं क्या वो उनके लिए रिलायबल हैं, उनके लिए कंसिस्टेंट हैं। फोर्थ के अंदर आप लोग लिख सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी गई है। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर है ये आपकी कि क्या जो चीज़ें हैं वो फिट हैं उनके लिए, या फिर जो फोर्थ है ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको लेकर चल रहे हैं इसके अंदर। फिर आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हमने पहले भी किया था अभी ऑलरेडी
नोन, कि पहले जो रिसर्चर आ चुका है ना, रिसर्च करके जा चुका है पहले, उसको हमने क्या करना है, उसी की पहले वाले जो फाइंडिंग्स है ऑलरेडी नोन, उनको हमने पढ़ना है, थोड़ा सा उसका आइडिया लेना है कि पहले रिसर्चर ने इस टॉपिक को लेके किस तरीके से उसको थोड़ा सा ना रिफाइन करना है, मतलब थोड़ा सा उसकी रिफाइनिंग, उसको थोड़ा सा आप लोग कर सकते हो, इट हेल्प्स अस इन रिसर्च क्वेश्चंस एंड डेवलपिंग द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, एक फ्रेम बना लेते हो फिर आप उसको, ठीक है, फिल्टर करके। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में अभी हमने किया था अनुमान लगाते हो, इसके अंदर जो है आप पर्टिकुलर लर्न कर सकते हो, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है एक तो, कि इसको जो है आप वेरीफाई कर सकते हो, एंड सेकेंडली क्या है, ये आपकी प्रेडिक्ट्स, अभी हमने किया ना अनुमान, तो हाइपोथेसिस को आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हो, प्रेडिक्ट्स करते हो आप उन चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका रिसर्च का डिजाइन, कि कौन कौन से मेथड आप यूज करोगे। देखो हमने किया था ना, रिसर्च डिजाइन के अंदर दो चीजें थी आपकी, रिसर्च जो था वो आपका डेटा कलेक्शन मेथड था, एक तो डेटा एनालिसिस भी था, दोनों चीजें हमने की थी, ठीक है ना। ये जो है किस तरीके से रिसर्च जो है वो आपकी कंडक्ट होगी, वो चीजें आपकी करवाई जाएंगी, ठीक है। यू कैन सी नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ जो स्टेप है, इट्स टेल्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमने किया ना, कैरी आउट द रिसर्च एज प्लान, जैसे आपने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रिसर्च जो है वो क्या प्लानिंग करी गई है, यस और नो। तो इम्प्लीमेंटेशन, कैरी आउट द रिसर्च, इम्प्लीमेंट करना, जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था, डेटा को एनालिसिस किया, फिर आपने उसको रिसर्च में फिट किया। एनालिसिस ऑफ रिसर्च, जो सिक्स स्टेप था आपका, आइडेंटिफाई द पैटर्न, कि क्या आपने जो तरीका यूज किया है रिसर्च के लिए, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आपने, इट इज एनालाइज्ड एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, क्या सही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसके लिए ट्रेंड्स हैं, एंड उसके अलावा टेक्निक्स हैं। एनालिसिस ऑफ रिसर्च के अंदर डेटा को भी आप करोगे एनालाइज, टेक्निक्स को भी करोगे, कौन कौन सी ऐसी नई नई टेक्निक हैं, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स आपके आ जाएंगे जो इसके अंदर यूज करते हैं। फिर लास्ट आपका था रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी आप इसके अंदर कंक्लूजन भी, कई जगह आपको यहाँ पे ना कंक्लूजन वर्ड दिखने को मिलता है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, तो रिपोर्ट क्या बनती है आपकी, निष्कर्ष की रिपोर्ट बनाते हो, कि हमने इस पूरी रिसर्च, इस पूरे टॉपिक को लेके हमने ये रिसर्च किया है और इस पे हमने ये रिपोर्ट रेडी करी है। तो फाइनल स्टेप है, इट इन्वॉल्व समराइजिंग, जो ये लास्ट स्टेप है ना, इसके अंदर आप क्या करते हो, सम अप करते हो चीज़ों का, एंड ड्राइंग द कंक्लूजन्स, यू कैन सी ड्राइंग द कंक्लूजन्स, ओके। ये आपका है यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हो कि मेरी ये फाइंडिंग्स आई है, और इन फाइंडिंग्स के बेस पे जो है मैं रिसर्च को इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट में लिखकर आप उसको सबमिट करते हो, एक रिपोर्ट फॉर्मेट होती है, एंड द रिपोर्ट कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द रेलिवेंट ऑडियंस, ठीक है। ये आपके थे रिसर्च के स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे साथ में, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं यू कैन सी, ये आपको हिंदी मीडियम में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नियोजित जो भी है अनुसंधान है, ये आपकी 7 स्टेप, चरण 7, जो लास्ट स्टेप था आपका वो 7 स्टेप था। तो आई होप दिस क्लास इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आपकी जो है आज विशेषताएं हुई हैं अनुसंधान की, और एक आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च, 2 टॉपिक आज हमने किए हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, रिसर्च एथिक्स और जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।